होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअल में होता क्या है, कि जिसमें चार्जेस हमारे कैसे हो, रेस्ट पे हो। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था चार्ज के बारे में कि चार्ज हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मास और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। फिर हमने फंडामेंटल लॉ पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उसके बाद हमने बेसिक प्रॉपर्टी की बात की थी। तो ये सारा सब कुछ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर बेस्ड होगा कूलम्ब्स लॉ के बारे में, कि हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करेंगे वो एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो आज हेडिंग लगाओ कूलम्ब्स लॉ, उसके बारे में पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। अब देखो कूलम्ब्स लॉ, इनका पूरा नाम क्या था, चार्ल्स अगस्टिन डे कूलम्ब। पूरे नाम से हमें कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन इन्होंने क्या बात कही हमें उस पर फोकस रखना है। देखो इन्होंने क्या किया कि कोई भी दो चार्ज लिए, मान लो प्लस क्यू और प्लस क्यू, दो चार्ज है, एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है ना, तो एक प्लस क्यू चार्ज और दूसरा भी हमारा प्लस क्यू चार्ज है। ये दो चार्जेस है, इनके सेंटर यानी इसका सेंटर और इस चार्ज का सेंटर, इन दोनों चार्जेस के सेंटर के सेपरेशन की डिस्टेंस है r। इन्होंने क्या डिस्टेंस मानी, r डिस्टेंस मानी। प्लस क्यू और प्लस क्यू दोनों के बीच के जो सेंटर है ना, उनकी फोर्स, उनके बीच के सेपरेशन को क्या माना इन्होंने, r माना। अब एक चीज और मैं यहीं पे बता देती हूँ, देखो प्लस क्यू और प्लस क्यू है, जब हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े तो हमने उसमें पढ़ा था क्या, कि जो हमारे लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगेगी, यानी कि F(1) ड्यू टू 2 ये फोर्स लगेगी, है ना। ऐसे ही ये जो हमारा सेकंड चार्ज है, इस सेकंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगी, यानी कि यहाँ पे क्या लगी हमारी रिपल्सिव फोर्स F(2) ड्यू टू 1। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ दीज टू चार्जेस, इसके अलोंग ही हमारी फोर्सेस लगी है। देखो ये हमारी लाइनिंग जॉइनिंग थी, इन दोनों जो चार्ज थे इनके सेंटर्स के बीच की लाइन, उसी लाइन के अक्रॉस हमारी F(12) और F(21) लगी है, ये लगे रिपल्सिव फोर्स। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन joining the center of two charges। एक बात तो ये हो गई कि जो हमारी फोर्स लगेगी वो कहाँ पे लगेगी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ये जो दो चार्जेस है इनके सेंटर से जो लाइन जा रही है ना, पास हो रही है, उसी लाइन के अक्रॉस हमारी F(12) और F(21) फोर्स लगेगी। दूसरा क्या है इसमें कूलम्ब्स लॉ में, दूसरी बात ये है कि हमारा चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। चार्जेस मस्ट बी पॉइंट, कि जो हमने जो चार्ज लिया है ना प्लस क्यू और प्लस क्यू, ये हमारे कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटे से चार्ज, 1 mm से भी बहुत छोटे से चार्ज हो, है ना। एक मान लो इतना बड़ा चार्ज हो, प्लस क्यू वो इसकी बाउंड्री पे प्लस क्यू ऐसे हो, तो क्या मुझे बताओ ये पॉइंट चार्ज होगा, इतना बड़ा चार्ज है, बताओ पॉइंट चार्ज होगा। ये इस चार्ज की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि ये हमारा रखा कहाँ हुआ है। मान लो यही पॉइंट चार्ज, इसके साइड में ही एक और चार्ज रख दिया हमने, तो क्या अब ये दोनों पॉइंट चार्ज होंगे, नहीं होंगे। ये कैसे चार्ज होंगे, एक्सटेंडेड चार्जेस होंगे, पॉइंट चार्ज नहीं होंगे। लेकिन अगर मान लो इन्हीं दो चार्जेस को मैं मिलियंस की डिस्टेंस पे रख दूं, कि इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो दोनों चार्जेस हमें कैसे लगेंगे, बहुत ही छोटे छोटे लगेंगे। तो ये किन पे डिपेंड करता है, पॉइंट चार्जेस हम किनको एज्यूम करेंगे, वो इनकी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि ये दोनों चार्जेस हमारे रखे कहाँ हुए हैं। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट थी इसमें, कि जो हमारी फोर्स लगेगी कहाँ लगेगी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस एंड चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। अब देखो इन्होंने क्या कहा था, कूलम्ब सर ने, इन्होंने बोला था कि फोर्स इज, तो कौन सी फोर्स, ब्रैकेट में लिख लेना, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, चार्जेस के बीच लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज directly proportional to the magnitude of the charge, magnitude of the charges।
कि एक बात तो इन्होंने क्या कही कि जो हमारी फोर्स है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यानी कि F हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 और Q2 के। देखो जब हमने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था उसके अंदर भी तो हम ये पढ़ते थे, उसके अंदर फोर्स किसके इक्वल होती थी, प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस, है ना, मास वन। क्यों, क्योंकि F का फॉर्मूला क्या होता था वहाँ पे G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड पे, कि भाई उतनी तो फोर्स लगेगी जितना इनका मैग्नीट्यूड होगा। अब मान लो दो चार्जेस है हमारे पास, दोनों छोटे छोटे चार्ज है, तो दोनों छोटे छोटे चार्जेस की वजह से फोर्स और सेम पोल के है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है तो, लेकिन है छोटे छोटे तो कम फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स। लेकिन अगर वही हमारे ये चार्जेस बड़े हो थोड़े, तो बड़े होंगे तो उतनी ही उनके साइज के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगी, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड की। नेक्स्ट बात इन्होंने क्या कही कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of the distance of separation of charges। देखो एक बात तो क्या हो गई कि इसमें जो फोर्स है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के। दूसरी बात क्या है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, कि इनके बीच की जो सेपरेशन है ना r, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, फोर्स हमारी, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स, अब कूलम के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है इन दोनों को यूज करके हमने ये लिख दिया। K कहाँ से आया, क्यों, क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए इक्वल टू में कोई कांस्टेंट आया, ये क्या है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये क्या है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो क्या मुझे आप ये बताओ कि ये K हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट है, नहीं, ये तो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो K हमारा किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम। देखो जो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ था ना उसके अंदर K मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वो हमारा कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे जो K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये हमारा मीडियम पे डिपेंड करेगा कि एयर आ जाए, वैक्यूम आ जाए या मीडियम हो, तो उसमें K की वैल्यू हमारी डिफरेंट होगी। ये अभी मैं आपको बताऊंगी, तो इतना नोट करो, इतना समझ में आया आपको कि कूलम्स लॉ था क्या, कि दो चार्जेस थे +Q+Q, उनके सेंटर से, दोनों के सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर है ना, तो वहाँ की सेपरेशन क्या थी r। F12 रिपल्सिव फोर्स है किसकी वजह से, सेकंड की वजह से फर्स्ट पे, तो F1 ड्यू टू 2, ऐसे F12 ड्यू टू 1, ये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि फोर्स कहाँ पे एक्ट करती है हमारी, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, और चार्ज हमारे कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, और एक चीज और लिख लो यहीं पे, स्टेशनरी होनी चाहिए। कैसे होने चाहिए, स्टेशनरी, मतलब रुके हुए चार्जेस, जो मोशन के अंदर हमारे चार्जेस ना हो। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो देखो मैं इरेज कर रही हूँ इसको, इतना समझ आया होगा आई थिंक आपको, कि कितना टफ था नहीं, इजी था, है ना कंसेप्ट। अब देखो ये फॉर्मूला जो आया हमारा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, इसको लर्न कर लेना है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पेपर में पूछा जाता है, बोर्ड के पेपर में भी, है ना। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, बॉक्स में बंद कर लो इसको, है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। हमने क्या बताया अभी कि K हमारा कहाँ पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, कि मीडियम का नेचर है उस पर डिपेंड करेगा K की वैल्यू, है ना। तो देखो फर्स्ट केस लिखो, फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस। देखो एक ही बात है, वैक्यूम या फ्री स्पेस। अब वैक्यूम या फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो, है ना, वो होता है हमारा वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो वहाँ पे हमारी K की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। मतलब F का फॉर्मूला क्या आएगा,
1 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये कब होता है? जब हमारा के कहाँ पे रखा हो, के की वैल्यू 1 कब होगी? जब हमारे चार्जेस कहाँ पे हो? वैक्यूम में हो, फ्री स्पेस के अंदर हो। सेकंड क्या? सेकंड जब हमारे कहाँ पे हो? फॉर एयर, मतलब हमारे जो दो चार्जेस है वो कहाँ पे रखे हुए हो? एयर पे। अब देखना यहाँ से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिल्ड होगा। क्या कंसेप्ट बिल्ड होगा? देखो, फॉर एयर के की वैल्यू हमारी क्या होती है यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसको हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, सिंबल ना ऐसे आएगा इसका, एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट यानी कि एब्सोल्यूट, देखो एप्सिलॉन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो गई? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एप्सिलॉन नोट। अब इस एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या होता है? देखो एप्सिलॉन नोट मतलब जहाँ पे एप्सिलॉन ना हो, है ना, नोट का मतलब तो नहीं होता है। तो अब एप्सिलॉन क्या होता है कि जो हमारा एप्सिलॉन है ये क्या होता है? ये देखो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज को परमिट कर देना, लेकिन यहाँ पे अपोजिट होता है ना। देखो इस केस को बताने से पहले मैं आपको मीडियम का केस बता देती हूँ, तब आपको ज्यादा समझ आएगा, है ना। यानी कि फॉर मीडियम, एयर की भी बात करेंगे लेकिन आपको पहले मीडियम बता देती हूँ फिर एयर बताती हूँ, ज्यादा समझ आएगा। तो देखो फॉर मीडियम के की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन। वहां पे क्या थी? एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे क्या है? एप्सिलॉन। अब देखो आपको यहाँ से देखते ही समझ में आ रहा होगा, है ना, कि जब हम इस के की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा? ये फॉर्मूला है, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन रख दो, फिर Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। तो अब आपको देखते ही समझ आ रहा होगा कि जब हमारा एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स कैसी होगी? कम होगी। यानी एप्सिलॉन इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या करेगी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? ये तो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लिया कि एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, है ना। लेकिन एक्चुअल में एप्सिलॉन होता क्या है? देखो एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिट करना इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना, परमिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या हो गया कि अब अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करता तो यहाँ पे फोर्स हमारी इंक्रीज करनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से इंक्रीज करता है। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे फोर्स भी हमारी इंक्रीज करनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या करता है? जो हमारी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको इंक्रीज नहीं करता। ये क्या परमिट करता है? परमिट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर देगा और जो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने आप कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किसी भी मीडियम में से पास होगी तो ये क्या करेगा? एप्सिलॉन अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा। अब अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की हुई और जो चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की है वो दोनों क्लैश होंगी, यानी कि नेट फोर्स हमारी क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब होता है परमिट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करती है? टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्जेस, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको रिड्यूस कर देता है कौन? एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन का काम था। देखो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻⁻12। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे। देखो वैल्यू तो ये होती है 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट कैसे निकालोगे? यूनिट आप इस एप्सिलॉन को उधर भेज दो, फोर्स नीचे आ जाएगी। Q1 Q2 की यूनिट क्या बनेगी? कूलम स्क्वायर पर। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और आर यानी कि मीटर में मेजर करेंगे, आर का स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये किसकी यूनिट हो गई? हमारी एप्सिलॉन की। और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जो हमारा के है ना, देखो इस के की भी वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है इस के की? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है? के की वैल्यू होती है। क्या कि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो गई किसकी? के की वैल्यू। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हुई? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये था एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब थर्ड केस क्या है? एयर का केस है, यानी कि फॉर एयर। तो
एयर के केस में अभी बताया मैंने कि के की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब कि जो परमिट ना करे, है ना। एप्सिलॉन का मतलब कि अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड परमिट कर दी, लेकिन एप्सिलॉन नॉट आगे मतलब अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड परमिट नहीं करेगा, तो फोर्स क्या होगी इस केस में, देखो एप्सिलॉन नॉट इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन इस केस में सबसे कम डिक्रीज करती है, मिनिमम डिक्रीमेंट होता है ना एयर के केस में। तो ये हमारा क्या हो गया, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इंक्रीज करेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगी। तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। ये किसकी बात हो गई, हमारी के की वैल्यू की। के हमारा डिपेंड करता है नेचर के मीडियम पे। तीनों मीडियम हमने पढ़ लिए हैं, हमने एब्सोल्यूट परमिटिविटी पढ़ लिया है कि होता क्या है, यानी कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बारे में हमने पढ़ चुके हैं अभी, है ना। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी की। रिलेटिव परमिटिविटी या फिर हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो क्या होता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं फिर। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज ऑन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ मतलब अभी हमने पढ़ा कि फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R²। के की वैल्यू हमारी नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड कर रही थी। जब हमारा मीडियम वैक्यूम या फ्री स्पेस था तो के की वैल्यू कितनी हो रही थी हमारी 1। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ना। अब बात करेंगे हम रिलेटिव परमिटिविटी। देखो रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअल में होती क्या है, रेशियो ऑफ फोर्स इन द एयर एंड टू द फोर्स इन द मीडियम। तो हेडिंग लगाओ इसको इरेज करके, रिलेटिव परमिटिविटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी हम शो किससे करते हैं, ER से, है ना। तो ये होती क्या एक्चुअल में कि रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। यानी कि जो हमारे रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या है, रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम की कितनी फोर्स हमारी एयर में है टू द फोर्स इन मीडियम। देखो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कैसे आता है कि जब हम F और FA/FM करते हैं, है ना, यही होता है हमारा ER। अभी पढ़ा हमने कि रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम। तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है। कैसे आती है, फोर्स इन एयर हमने अभी पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², है ना, ये फोर्स इन एयर। और फोर्स इन मीडियम यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R²। अब ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1/एप्सिलॉन है और ये 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1/एप्सिलॉन, यानी कि क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। यानी कि रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ER। यानी कि यहाँ से हम बता सकते हैं कि E इज इक्वल टू ER इंटू E नोट, है ना। अब E नोट क्या है हमारी एयर के अंदर, और ये किन, अब देखो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि जो हमारी रिलेटिव परमिटिविटी है ये हमें क्या बताती है कि एयर की जो एप्सिलॉन नोट, एयर की जो वैल्यू है ना, उसका कितना टाइम्स हमारा मीडियम के अंदर एप्सिलॉन की वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है। यही बताती है कि जो हमारी परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितने टाइम्स एयर की परमिटिविटी से ज्यादा है, एयर की परमिटिविटी से ज्यादा है। देखो यही हुआ कि हमारी जो मीडियम की परमिटिविटी है वो एयर की परमिटिविटी का कितना टाइम्स है, ये हमें क्या बताता है, रिलेटिव परमिटिविटी। देखो सबसे ज्यादा परमिटिविटी की वैल्यू किस में है, मीडियम में होगी। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है के की वैल्यू किस में, मीडियम में। तो सबसे ज्यादा एप्सिलॉन की वैल्यू यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किस में होगी, सबसे ज्यादा मीडियम के अंदर होगी, है ना। क्यों, क्योंकि एयर के अंदर हमने अभी पढ़ा था सबसे कम होती है, तभी तो हमने एप्सिलॉन नोट लिखा कि वो अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको परमिट नहीं करता। तो E क्या हो गया हमारा,
ई यानी कि मीडियम का है ना, यानी कि मीडियम की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी का कितना टाइम्स ज्यादा है, ये हमें क्या बताता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया, फॉर्मूला हो गया इसका, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में ई आर। जैसे मान लो हमें पता है कि जो हमारी परमिटिविटी है वो वाटर की कितनी है, परमिटिविटी ऑफ वाटर, यानी कि जो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालते हैं वाटर का वो कितना आता है, अप्रोक्स 80, यानी कि 81 के अप्रोक्स होता है ना, 81 80 के अप्रोक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वाटर है उसकी परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से 81 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी रिलेटिव परमिटिविटी वाला कंसेप्ट था। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। देखो ये वैल्यू लर्न कर लेना, ग्लास के अंदर जो परमिटिविटी होती है यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम इसी रेशियो को बोलते हैं, एप्सिलॉन टू द एप्सिलॉन नॉट, तो कुछ अलग बात नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि वाटर का कितना होता है, अभी बताया मैंने 80 या 81 है ना, इन दोनों के बीच का होता है। फिर हमने मेटल का पढ़ा, मेटल का कितना होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनफाइनाइट, कितना होता है, इनफाइनाइट। ग्लास का कितना होता है, ग्लास का होता है 3 to 4। तो ये बुक के अंदर टेबल गिवन है जो हमारे इंपॉर्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है ये। तो इनका मतलब क्या हुआ कि एयर की जो परमिटिविटी है उसकी परमिटिविटी का कितना टाइम्स वो क्या होता है हमारा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये समझ में आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, नोट कर लो फिर इरेज करती हूँ। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। हमने अभी क्या क्या पढ़ा कि हमारी के की वैल्यू किन किन मीडियम पे डिपेंड करती है ना, उनके अंदर के की अलग अलग वैल्यूज। फिर इसके बाद हमने रिलेटिव परमिटिविटी की भी बात कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के क्या क्या लिमिटेशन है कि हम कब कूलम्स लॉ को यूज नहीं कर पाते, कब हमारा कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो कब नहीं है, देखो कूलम्स लॉ को वैलिड करने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है कि पॉइंट चार्ज होने चाहिए, वो स्टेशनरी होने चाहिए, यानी कि चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज एंड मस्ट एट रेस्ट। देखो पॉइंट चार्ज का मतलब तो आप लोग समझ गए कि एक्सटेंडेड चार्ज नहीं होने चाहिए, मतलब इतने बड़े बड़े जो हमारे चार्जेस होते हैं ये इतने बड़े बड़े चार्जेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े चार्ज हुआ तो हमारा कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, ये मैंने बता दिया। एक्सटेंडेड चार्ज जो हमारे जैसे जिन चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो वो चार्जेस कब वैलिड हो पाएंगे, मैंने अभी पहले ही बता दिया था आपको। अगर मान लो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखे हुए, दोनों चार्जेस के डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो उस टाइम पे जो हमारे एक्सटेंडेड जो चार्जेस है, लार्ज जो चार्ज होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वो भी हमें दूर से देखेंगे तो छोटे चार्जेस दिखेंगे, यानी कि पॉइंट चार्जेस की तरह दिखेंगे वो। तो इसका मतलब समझे, चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज, अगर नहीं होगा तो हमारा कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। एंड मस्ट एट रेस्ट, क्यों, क्योंकि चार्जेस रेस्ट पे होंगे तभी हमारा कूलम्स लॉ वैलिड होगा। अब देखो एक चीज तो हमने पढ़ा है कि क्या, बोथ चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, कि हमारे दोनों चार्जेस कैसे हो, रेस्ट पे हो, मोशन में होंगे तो नहीं वर्क करेगा। लेकिन क्या, इफ वन चार्ज इज इन मोशन एंड अदर इज एट रेस्ट, कि क्या हो जब हमारा, हमें ये तो पता है कि दोनों चार्जेस हमारे रेस्ट पे होंगे तब हमारा कूलम्स लॉ वैलिड है, दोनों चार्जेस मोशन में होंगे तब हमारा कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। लेकिन क्या जब हमारा एक चार्ज मोशन में हो, एक चार्ज हमारा रेस्ट पे हो, तब कूलम्स लॉ वैलिड होगा, बिल्कुल होगा। तो इस केस में भी हमारा कूलम्स लॉ वैलिड होगा, ये नोट कर लो आप। अब ये क्या थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। अब एक चीज और बता देती हूँ मैं यहीं पे, कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स और अभी हमने जो पढ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स, उनके बीच डिफरेंस क्या है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में फॉर्मूला क्या होता है, Fg इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, कि जो हमारे दो मास होते हैं उनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, जबकि हम इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या लेते हैं, EF क्या लिखते हैं यहाँ पे, K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंस की,
कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में डिफरेंस क्या है। तो देखो Hg का फॉर्मूला Gm1m2/r², EF का फॉर्मूला Kq1q2/r²। तो देखो फर्क क्या है दोनों में कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसी होगी, अट्रैक्टिव, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं 11th में चैप्टर में। तो देखो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, जबकि हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी होती है, हमेशा क्या अट्रैक्टिव होती है, नहीं, रिपल्सिव भी होती है। वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज की पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा कि जब हमारे दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपल्शन, अगर अपोजिट पोलैरिटी की है तो क्या होगा, अट्रैक्शन। तो EF यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव दोनों हो सकते हैं, है ना, जबकि इसमें हमेशा कैसे होंगे नेचर, अट्रैक्टिव होगा। लेकिन एक दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारी हमेशा कैसी रहती है, कंजर्व्ड। लेकिन क्या ये कंजर्व्ड रहता है, नहीं, तो क्या आएगा, नॉट कंजर्व्ड। देखो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। अब दोनों के बीच सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी, देखो डिफरेंस तो हमें समझ में आ गया कि ये अट्रैक्टिव होगा, वो रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव हो सकता है, ये कंजर्व्ड रहता है, ये जरूरी नहीं कि रहे। सिमिलैरिटी क्या होती है कि दोनों में क्या क्या समानता है, देखो दोनों ही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, आर की, यानी कि सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज और सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, है ना, मतलब जो दो मासेस थे हमारे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस और जो हमारे दोनों चार्जेस थे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसी होती है, फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस और बिटवीन द टू मासेस। तो ये हमने पढ़ लिया, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ ये होता है। नेक्स्ट सिमिलरिटी क्या है दोनों में, देखो आप खुद सोचो, जो मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ाया था मैंने नेसेसरी कंडीशन में पहले ही लिखवा दिया था क्या, कि एक तो पॉइंट चार्ज हो और रेस्ट पे हो, और दूसरा क्या लिखवाया था कि इट एक्ट्स अलोंग द लाइनिंग जॉइनिंग द सेंटर। तो दोनों ही फोर्स कैसी होती है, एक्ट्स इन लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस और मासेस, कि दोनों की दोनों क्या कहाँ पे एक्ट करती है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, कि जो दो चार्ज हमने रखे हुए थे तो उनके सेंटर से जो लाइन पास हो रही थी, है ना, उसको हम उसी को तो बोल रहे थे, उसी के तो अलोंग हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट हो रही थी। और ऐसे ही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है। तो ये क्या हो गया, इनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस हो गया। अब देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसका ग्राफ होता है, यहीं पे बता देती हूँ मैं, है ना, छोटा सा होता है, देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो देखो F और R स्क्वायर के बीच ग्राफ बनेगा, है ना, क्यों, क्योंकि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का ग्राफ क्या होगा, हाँ ऐसे होता है ग्राफ, कि जब हमारे R की वैल्यू बढ़ेगी तो F हमारा बहुत तेजी से डिक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि F हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस और मासेस। तो F और R स्केल के बीच में जब हमारा ग्राफ बना तो वो ऐसे ग्राफ बनेगा, नोट कर लेना इस चीज को, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी, फिर आगे चलते हैं। देखो इतना समझ में आया होगा लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, क्या क्या लिमिटेशन है, कि पॉइंट चार्ज ही हो और हमारा हमेशा कैसे हो, रेस्ट पे हो, एक्सटेंडेड सोर्स हो गया तो हमारा एक्ट नहीं करेगा। डिफरेंस क्या क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स में, ये हमने अभी पढ़ लिया, है ना। फिर सिमिलैरिटी क्या होती है दोनों के बीच, ये पढ़ लिया। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, ये पढ़ लिया। अब हम किसकी बात करेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। किसकी बात करेंगे अभी हम, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, की वेक्टर फॉर्म क्या होती है कूलम्स लॉ की, है ना। देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एकदम पेपर में आता है, बोर्ड के पेपर में जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान से समझना अभी। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हेडिंग क्या है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कि कूलम्स लॉ को हम प्रेजेंट करें किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि दो चार्जेस हमने एज्यूम किए, एक है Q1 एक है Q2, दोनों के सेंटर
के बीच की सेपरेशन की डिस्टेंस हमने क्या मानी, r मानी, है ना। अब दोनों ही चार्जेस हमारे कैसे हैं, सेम पोलैरिटी के हैं, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों के बीच में फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। तो सेकंड की वजह से जो फर्स्ट पे रिपल्सिव फोर्स लगी वो क्या लगी, F(1) ड्यू टू सेकंड, ये हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे हम r का मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या लेंगे हम यहाँ पे, r का मैग्नीट्यूड। क्यों लेंगे, क्योंकि देखो वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे ना इसको, तो मैग्नीट्यूड लेंगे और फिर वेक्टर फॉर्म अलग से शो करेंगे, डायरेक्शन अलग से शो करेंगे। कैसे, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है। तो देखो पहले इसके ऊपर आप बताओ मुझे कितनी रिपल्सिव फोर्स लगेगी सेकंड पे, फर्स्ट की वजह से वो कितनी लगेगी, F(2) ड्यू टू 1, इतनी फोर्स लगेगी। इतना समझ में आया। अब देखो जब हम फोर्स निकाल रहे हैं किस पे, Q1 पे, रिपल्सिव फोर्स सेकंड की वजह से कितनी लगी, तो उसकी वेक्टर फॉर्म यानी कि इस फोर्स की वजह से इस फोर्स की तरफ हमारा जो वेक्टर लिखेंगे हम, वेक्टर की डायरेक्शन वो क्या आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि R2 माइनस R1 वेक्टर, यही आएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। क्यों, क्योंकि 1 से सेकंड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे ही इस डायरेक्शन में वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर। बस इतना समझ में आया कि Q1 और Q2 हमारे दो पॉजिटिव चार्ज थे, दोनों की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगी, दोनों के बीच की सेपरेशन की डिस्टेंस हम r मान रहे थे, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड वैल्यू लिए तो मोड r कर दिया। यहाँ पे इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन शो करेंगे, तो बताओ देखो ये फाइनल है, ये इनिशियल था, तो R2 माइनस R1। अब जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये वाली फाइनल बन जाएगी, वो इनिशियल बन जाएगी। तो इतना समझ में आया। तो अब मुझे बताओ जब हम F(1) 2 निकालेंगे, फोर्स 1 2 वेक्टर के अंदर निकालेंगे, तो मुझे बताओ कितनी वैल्यू होगी, देखो क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे बताओ R की वैल्यू हम क्या एज्यूम करेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो हमारी क्या थी, केवल मैग्नीट्यूड वैल्यू थी, मैग्नीट्यूड में चल रहा था। लेकिन जब हम वेक्टर फॉर्म के अंदर वैल्यू को लिखेंगे तो उस केस में जो हमारा वेक्टर होगा वो भी तो इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन में, अब देखो R की वैल्यू हम क्या लेंगे, हम 1 और 2 वाला केस ले रहे हैं, यानी कि हमारी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड है ना, ये सेकंड चार्ज हमारा, इस सेकंड चार्ज की वजह से फर्स्ट पे कितनी फोर्स लगी थी हमारी, रिपल्सिव फोर्स F(1) 2। तो इस डायरेक्शन में कौन सा, देखो इस डायरेक्शन उस उधर की तरफ जा रहा है ना, इस Q1 से दूर भाग रहा है ये चार्ज, तो इस डायरेक्शन में कौन सी वेक्टर वाली डायरेक्शन लेंगे हम, कौन सी सेपरेशन वाली डिस्टेंस लेंगे, R1 माइनस R2। क्यों, क्योंकि देखो ये इसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में हमारी F(1) ड्यू टू सेकंड फोर्स लगी थी, यानी कि क्या लेंगे हम यहाँ पे, R की वैल्यू R1 माइनस में R2 वेक्टर का स्क्वायर इनटू, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, R(1) ड्यू टू सेकंड, यही आएगा, R क्या पाएगा, R(1) ड्यू टू सेकंड। अब R(1) ड्यू टू सेकंड यानी कि फर्स्ट पे सेकंड की वजह से कितना आएगी, तो देखो इस R(1) 2 की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं हम, R(1) 2 R क्या, देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, ऐसे निकालते हैं कि वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। अब मुझे बताओ यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू देखना, सोच समझ के बताना, जो F(1) 2 की डायरेक्शन में लग रही हो, F(1) 2 की डायरेक्शन में कौन सी लग रही है, R1 माइनस R2 कैप, ये वाली लग रही है ना, तो R1 माइनस में R2 कैप अपॉन में, अब मैग्नीट्यूड लेना है ना, यानी कि R1 माइनस में R2 का मैग्नीट्यूड, तो इसको आप यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू को, तो हमारी F(1) 2 फोर्स क्या आ जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन में। अब देखो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में क्या था, R1 माइनस में R2 का स्क्वायर, और नीचे एक और मैग्नीट्यूड वैल्यू आ गई, ये वैल्यू जो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में, R1 माइनस R2 कैप का क्यूब, और ऊपर क्या आएगा, R1 माइनस में R2। इतना समझ में आया, देखो कितना इजी था। ऐसे ही हम सिमिलरली F(2) ड्यू टू 1 क्या क्या आएगा इसमें, Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस में R1 का क्यूब इंटू में R2 माइनस में R1 वेक्टर। देखो इतना समझ आया कि देखो हमने क्या किया है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए ध्यान से समझना है। हमने दो चार्जेस लिए प्लस क्यू
Q1 प्लस Q2। इसके ऊपर Q1 के ऊपर सेकंड की वजह से कितने रिपल्सिव फोर्स लगेगी, F12। ऐसे ही सेकंड के ऊपर फर्स्ट की वजह से कितनी रिपल्सिव फोर्स लगी, F21। अब इनके सेपरेशन के डिस्टेंस को हमने r एज्यूम किया था, लेकिन ये इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म वैल्यू है ना। तो अब मुझे बताओ Q2 की वजह से Q1 पे लग रही थी फोर्स, है ना, Q2 की वजह से Q1 पे। तो जब हम Q2 से Q1 की तरफ जाएंगे तो फाइनल ये बनेगा, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, तो यानी R1 माइनस R2। ऐसे ही जब हम Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे तो Q2 फाइनल, तो R2 माइनस में R1। इतना समझ आया। फिर हमने F12 की वैल्यू लिखी। अब देखो जब हम केवल मैग्नीट्यूड में बात करते तो केवल Q1 Q2 अपॉन R स्केल चल रहा था, लेकिन यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, इसकी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर में देखो क्या हो जाएगा, इनटू में R12 कैप, यानी जब हम F12 के लिए निकालेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, तो यहाँ पे R कैप आएगा ऑन वन ड्यू टू सेकेंड। तो अब देखो इस R कैप यानी कि ये जो यूनिट वेक्टर है, ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ना, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैंने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, F11 ड्यू टू सेकेंड और F12 ड्यू टू 1, ये वैल्यू मैंने निकाल ली। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल था, कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, है ना, कि F12 के Q1 Q2 अपॉन में R1 माइनस R2 का क्यूब, R1 माइनस R2। ट्रिक क्या है इसके लर्न करने की, देखो F1 आगे आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी R1 आगे आएगा, है ना। और नीचे देखो स्क्वायर होता है ना, देखो नीचे क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर में स्क्वायर होता है, यहाँ पे तो क्यूब आ रहा है, तो उतनी वैल्यू हमने ऊपर क्या कर रखी है, मल्टीप्लाई कर रखी है, तो आप कैंसिल आउट करेंगे तो वही स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इसकी क्या हो गई, ट्रिक हो गई याद करने की। तो ये हमारा क्या था, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखो एक दो न्यूमेरिकल करा देती हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। देखो एक न्यूमेरिकल कराते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, है ना, जो हमारे कल के लेक्चर में था। इस चैप्टर की इस वाली जो लेक्चर है, इसके जो जितने भी न्यूमेरिकल है, जो भी बेस्ड है हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स पे या रिलेटिव परमिटिविटी पे, है ना, ये सारी न्यूमेरिकल हम कल वाले जो लेक्चर आएगा ना, यानी कि अपकमिंग लेक्चर नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, उस लेक्चर के अंदर वो पूरा लेक्चर ही न्यूमेरिकल का होगा अलग से, है ना। तो एक न्यूमेरिकल तो अभी करा देती हूँ मैं, कि आप बताओ हाउ many electrons are there in 1 coulomb charge। देखो इंपॉर्टेंट है ना न्यूमेरिकल, कितनी छोटी सी लग रही है, इजी सी, तब की तब सोल्व कर दो आप, है ना। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब चार्ज, की 1 कूलम्ब चार्ज है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो हमें पता है क्या, कि अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू में प्लस माइनस एन। ऐसे ही होता है कि नेट जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का इंटीग्रल मतलब इंटीजर के अंदर वैल्यू आनी चाहिए, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। तो अभी देखो हम निकाल सकते हैं इसको कि n, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन में ही। बताओ n की वैल्यू निकाल देना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कैसे हो जाएगा वो, Q अपॉन में ही। अब Q कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19। लेकिन हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम माइनस साइन को यहाँ से हटा सकते हैं, तो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, यानी कि 1 अपॉन में 1.6 इस 10 रेज टू पावर -19 को ऊपर भेजोगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 10 रेज टू पावर 18। देखो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 रेज टू पावर 19 बन जाएगा, 10 रेज टू पावर -19 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10 रेज टू पावर 19, तो 10 इंटू 10 रेज टू पावर 18 अपॉन 1.6। अब जब आप लोग इसको सोल्व करोगे, इस पूल को, अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक और जीरो, 1.6 है ना, पॉइंट यहाँ से हटाया तो एक और जीरो लग गई। तो अब जब इस 16 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 6.25, है ना, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर कितना आ जाएगा, 80 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम चार्ज के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एन ई, एन की वैल्यू हमने क्यू बाई ई करके यहाँ से सोल्व कर लिया। अभी क्वेश्चन मैंने अभी क्यों कराया, देखो एक क्वेश्चन आता है कि एक कूलम चार्ज बड़ा होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बड़ा होता है।
तो आप लोग मुझे बताओ, एक कूलम चार्ज ज्यादा बड़ा होता है या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज्यादा बड़ा होता है? तो हम कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है एक कूलम चार्ज है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी पढ़ा हमने, कितने 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2.5 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स। कि एक कूलम चार्ज में हमारा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे 62.5 इंटू 10⁻17, यहाँ पे 17 आ रहा है, यहाँ पे 18 आ रहा है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे हमारा एक कूलम चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से ज्यादा होता है। इसलिए मैंने न्यूमेरिकल कराई थी, है ना। कल वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल छूट गई थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F = K Q1 Q2 by R²। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे कि जब हमारे अल्फा पार्टिकल्स हो उस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी। उसके अलावा हमने आज पढ़ा था कि मीडियम के ऊपर K की वैल्यू डिपेंड करती है, तो हम अलग अलग मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, है ना। हम अभी तक 2 चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अगर थर्ड चार्जेस आ गया हमारा तीसरा चार्ज, तो उस केस में हम क्या बात करेंगे। देखो एक प्रिंसिपल होता है सुपरपोजिशन, उसको भी मैं अभी करा देती हूँ, फिर कल हम केवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सीधा ये लिख लो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। क्या होता है कि नेट चार्ज या नेट फोर्स, चार्ज मत लिखो, फोर्स लिखते हैं ना। नेट फोर्स ऑन चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू द वेक्टर sum of all force due to different charges। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि नेट फोर्स ऑन चार्ज, की चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होती है, नेट फोर्स ऑन चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। वेक्टर चीज का ध्यान रखना है। वेक्टर मतलब जिसके अंदर प्लस माइनस भी डिपेंड कर रही है हमारा। जैसे मान लो हमारा कोई भी एक सिस्टम है ना, इस सिस्टम में Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे Q2 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे Q3 चार्ज रखा हुआ है। तीनों अभी के लिए आप प्लस मान लो, एज्यूम कर लो, क्वेश्चन है ना। तो देखो इस Q हम निकाल रहे हैं F ऑन Q1 कि Q1 के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। तो Q1 के ऊपर कितनी फोर्स लगी हम कैसे निकालेंगे? वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। ये अलग अलग चार्जेस की वजह से कितनी फोर्स लगेगी, तो हम अलग अलग चार्जेस की फोर्स का वेक्टर सम कर देंगे। यानी कि F ऑन Q1, इस Q1 पे इस Q3 की वजह से भी फोर्स लगेगी, Q2 की वजह से भी फोर्स लगेगी। अगर यहाँ पे चार्ज की पोलैरिटी डिपेंड करती है, देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव Q1 है, ये माइनस होता है, एक टाइम के लिए अज्यूम कर लो ये माइनस होता है, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है ना। लेकिन अभी यहाँ पे तीनों के तीनों कैसे हमारे प्लस है, यानी कि क्या होगा, तीनों के बीच में रिपल्शन। तो इस Q1 पे Q3 की वजह से कितने रिपल्सिव फोर्स लगी और Q2 की वजह से कितनी रिपल्सिव फोर्स लगी। तो हम नेट कैसे निकालेंगे? F_Q1 नेट फोर्स हम निकालेंगे F_Q2 प्लस में F_Q3 कि Q2 की वजह से कितनी फोर्स लगी Q1 पे, और टोटल निकाल रहे हैं तो प्लस में Q3 की वजह से कितनी फोर्स लगी। इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लग रही है ये चीज डिपेंड नहीं करती जो हमारा थर्ड चार्ज है उसके ऊपर। कि यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q4 होता, इनका जो इफेक्ट है ना वो इस Q3 पे नहीं आता। क्यों? क्योंकि Q1 और Q3 के बीच कितनी फोर्स लग रही है ये सिर्फ इन दो चार्जेस के ऊपर ही डिपेंड करता है, थर्ड चार्जेस के ऊपर ये चीज डिपेंड हमारी नहीं करती। तो ये हमारा क्या था? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आज का लेक्चर बेसिकली काफी लंबा हो चुका है। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, कूलम्स लॉ के बारे में बात की हमने। कूलम्स लॉ के अंदर K की वैल्यू किन किन मीडियम पे
क्योंकि नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करते हैं, ये बात की हमने। इसके बाद हमने बात की रिलेटिव परमिटिविटी की। रिलेटिव परमिटिविटी हमारा क्या होता है, रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम, यानी कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, कि जो हमारा मीडियम है, मीडियम के अंदर परमिटिविटी की वैल्यू एयर की परमिटिविटी से कितने टाइम्स ज्यादा होगी, ये हमने बात की रिलेटिव परमिटिविटी की। इसके बाद हमने क्या बात की, इसके बाद हमने ग्रेविटेशनल जो हमने फोर्स पढ़ी, और ग्रेविटेशनल फोर्स और हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स, इनके बीच में सिमिलैरिटीज की बात की, इनके बीच में क्या क्या डिसिमिलैरिटी होती है इनकी बात की, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ क्या क्या होता है इसकी बात की हमने। इसके अलावा हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात की, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया एक, और अभी हमने क्या पढ़ा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, कि ये जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े इन पे न्यूमेरिकल, थर्ड चार्ज आ गया तो उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बनती है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं। IIT JEE की बेसिस से हम देखें तो, बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, है ना, तो आप स्किप कर सकते हो कल वाला लेक्चर में उस पोर्शन को जो हम थर्ड चार्ज के लिए निकालेंगे ना। तो आज का लेक्चर इतना ही। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।